हेलो, वेलकम टू PCB2 MD किट लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक केमिस्ट्री। कल हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़े बिना आप इक्विलिब्रियम को नहीं समझ सकते। चलें, हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कह लें या फिर इसको आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं या फिर इसको आप स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये तीन नाम एक ही चीज़ के, स्पीड, वेलोसिटी या फिर रेट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ क्या होती है। भाई, हमें पता है कि रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हुआ करती हैं। एक रिएक्टेंट होता है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। दो चीज़ें हमारे पास, एक रिएक्टेंट होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर रिएक्शन के इंग्रेडिएंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट हमारा प्रोडक्ट होता है। तो मुझे बताएंगे कि भाई रिएक्टेंट हमारा जो है वो टाइम टू टाइम कम होता जाता है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? प्रोडक्ट के अंदर। और प्रोडक्ट जो हमारा है वो उसकी अमाउंट टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। जैसे वक्त गुजरता जाता है रिएक्टेंट गायब हो जाता है, गायब होता रहता है, कम होता रहता है, और प्रोडक्ट की अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है एज टाइम पासेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सर, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना डिक्रीज आया, वो कितनी कम हुई, कितने टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 10 मोल रिएक्टेंट के 10 मोल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है 10 सेकेंड के अंदर। तो ये रेट है भाई, कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने टाइम के अंदर कम हुई है, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी अपीयर हुई है, कितनी बढ़ी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने वक्त के अंदर, इसको भी आप रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका आप डिफाइन कर सकते हैं दो तरीकों से। एक इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से देखेंगे। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के सेंस में देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो। भाई, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखना चाहें इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो हम क्या कहेंगे? सर, रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज। रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है जब टाइम बढ़ने लगता है। तो सर हम क्या लिखेंगे भाई? रिएक्टेंट की टर्म में अगर देखें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ टाइम। सर, कितने वक्त में कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो हुई है वो डिक्रीज हुई है, सॉरी, कितनी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कितने टाइम में डिक्रीज हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन किसकी टर्म में? रिएक्टेंट की टर्म में। भाई, अब इसी चीज़ की अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो सर रेट इक्वल्स टू, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम एक सिंबल यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स की। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, अमाउंट। तो रेट अगर हम रिएक्टेंट के सेंस में पढ़ना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ? कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? सर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आए और वो चेंज किसी टाइम के अंदर आए, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये डी जो है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डी का मतलब होता है सर चेंज, किसके अंदर चेंज भाई, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज। किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। और कितने टाइम चेंज में ये चेंज आया है, इसको कहते हैं रेट। और ये जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है वो डिक्रीमेंट चेंज होता है, नेगेटिव चेंज होता है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन लगा दिया। ये हो गई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टाइम। कितने वक्त में कितना रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हुआ। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब दो पैरामीटर्स हैं जिनके बीच में हमने ग्राफ बनाना है। कौन से पैरामीटर हैं सर, फॉर्मूला के अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक टाइम है और एक हमारे पास में कंसंट्रेशन है। तो टाइम को रखा हमने एक्स एक्सिस पे और टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, हमने ये कंसीडर किया कि इस तरफ टाइम बढ़ रहा है। और वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन रखी किसकी, रिएक्टेंट की, और वो अपवर्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। भाई ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास टाइम इस पॉइंट पर है तो ये पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इस जगह, और ये कंसंट्रेशन आपकी इतनी है। अगर आप टाइम बढ़ा देते हो, टाइम इतना कर देते हो, तो कंसंट्रेशन आपकी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर। अब देखो हमें पता है फॉर एग्जांपल ये 10 सेकेंड है तो ये कितने हो जाएंगे, 20 सेकेंड। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 10 है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी हुई, 20, क्योंकि अब ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जब टाइम 10 था कंसंट्रेशन 10 थी, और जब टाइम 20 हो गया कंसंट्रेशन भी 20 हमारे पास कितनी हो गई, 10 हो गई। टाइम 10 तो कंसंट्रेशन 10, टाइम 20। फॉर एग्जांपल टाइम 10 हो गया हमारे पास तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 20। अब टाइम कितना हो गया, 20, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एज टाइम passes concentration of reactant decrease, कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, कम होने लगती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम देखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, कि इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रेट क्या होता है या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। भाई हमें पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है रिएक्शन को हम होने देते हैं, अलाउ करते हैं, तो रिएक्टेंट गायब होता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगती है। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे भाई, कितने टाइम में हमारा कितना प्रोडक्ट बना, इस चीज़ को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। बट किसकी टर्म में, प्रोडक्ट की टर्म में। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ टाइम, कि कितने वक्त में कितना प्रोडक्ट आपका बना, कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनी, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे भाई, रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, डी का मतलब होता है चेंज। किस में चेंज आया सर, कंसंट्रेशन के अंदर आया, कितने टाइम में, dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है सर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है। और वो चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर प्लस साइन लगेगा और उसको इंडिकेट नहीं कर। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट।
आए अब इसको भी ग्राफिकली देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। दो पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और अगर हम यहां देखें तो यहाँ y एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन को रखते हैं। किसकी कंसंट्रेशन को? सब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, जो कि इस एक्सिस पे अपवर्ड की तरफ इंक्रीज होगी। और अगर टाइम को देखते हैं तो टाइम हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं और उसको ये कंसीडर करके चलते हैं, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगेंगे तो हमारा टाइम भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पर हैं तो हमारे 5 सेकेंड हैं, इस पॉइंट पर हैं तो 10 सेकेंड हैं, यहाँ पर 15 सेकेंड हैं, यहाँ पर 20 सेकेंड है, यहाँ पर 25 सेकेंड। और अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 30 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और जो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन होगी आखिरी पॉइंट पर फॉर इंस्टेंस वो 40 सेंटीमीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। चले, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये ग्राफ आपके पास ये शो कर रहा है कि अगर आपका फॉर इंस्टेंस टाइम 10 सेकेंड है तो ये जो है एक्स एक्सिस यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो जब टाइम 10 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन राउंड अबाउट 32 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम 15 सेकेंड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट करेगा वो यहाँ करेगा। तो ऑब्वियसली आप देखें पहले 32 थी, अब कंसंट्रेशन कुछ बढ़ गई है, राउंड अबाउट 38 हो गई है। फॉर इंस्टेंस और बढ़ा देते हैं हम, 10 to 15 के बीच में अगर हम टाइम लेते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन भी ये आएगी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जब जब आपका टाइम बढ़ता जाता है तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? चले, अब हमने कुछ बातें नोट की, उनको लिखेंगे हम कि सर जब एज टाइम, या फिर हम ऐसा कहेंगे जब टाइम ज़ीरो होता है, जब टाइम ज़ीरो होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होता है हमारे पास, बल्कि ऐसा कह ले सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। जब हमारे पास टाइम पास होने लगता है, एज टाइम पासेस, एज टाइम पासेस, जब जब हमारे पास वक्त गुजरता जाता है जैसे जैसे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, जब टाइम पास होने लगता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है, जो कि मैक्सिमम थी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो क्या होने लगती है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या होने लगती है भाई, इंक्रीज होने लगती है, प्रोडक्ट बनने लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट करें भाई, रिएक्टेंट हमारा अपीयर होता है या डिसअपीयर होता है? सर डिसअपीयर होता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन कर रहे हो तो इसको कहा जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ROD इसको कहा जाता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आप रिएक्टेंट के सेंस में बता रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट के सेंस में बता रहे हो तो इसको कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि सर हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो अपीयर हो रहा होता है, इसको कहेंगे हम रेट ऑफ
रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ आई बात? तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अगर इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट होगा तो इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, और अगर इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट होगा तो इसको कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अच्छा, एक और चीज को डिस्कस करते हैं, वो ये कि सर हमें कंफ्यूज मत करें आप, रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेंस के बारे में छोड़ें, हमें सिंपली बता दें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की जनरल डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो हमारे पास कैसी होगी सर? हम इसको कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ टाइम, कि भाई कितने वक्त में कितना रिएक्टेंट आपका कम हुआ या फिर कितना प्रोडक्ट आपका बढ़ा, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपके प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितने टाइम में कितना चेंज आया, उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई? रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी? एक्स की। एक्स कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, अपॉन डी टी, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। अब चेंज दो तरह का होता है, चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है। क्लियर रहेगी ये बात? चले अब जरा हम आते हैं यूनिट पर, कि भाई यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट, कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा। हमें पता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये इसमें अंदर कुछ भी लिखा हो, किसी की भी कंसंट्रेशन हो, लेकिन इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन अमाउंट, और इस कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल, अब इस डेसीमीटर क्यूब को आप पढ़ ले आएंगे, इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास डेसीमीटर क्यूब है वहाँ वहाँ आप लीटर लगा सकते हैं, तो ये हो सकता है मोल पर लीटर, या फिर ऐसे कह सकते हैं मोल पर लीटर। तो ये सारे यूनिट्स हो गए आपके किसके? कंसंट्रेशन। चलें, अब हमें पता है सर रेट किसके बराबर होता है? dx अपॉन dt। अब चेंज इन कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और अपॉन में क्या आएगा? टाइम। टाइम का यूनिट SI क्या होता है? सेकेंड। तो ये आपके पास यूनिट हो गया किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस सेकंड को ऊपर लेकर आएंगे तो ये ऐसे हो जाए सेकेंड इनवर्स, ये भी यूनिट हो सकता है। अच्छा, आए आगे देखते हैं यूनिट्स। सर मोल डेसीमीटर की क्यूब की जगह पर आप लीटर लगा दें, मोल पर लीटर। अब सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये सेकंड इनवर्स, ये भी यूनिट हो सकता है। चलें, आपने 9th में पढ़ा था मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर था सर? मोलारिटी के बराबर, कैपिटल है। तो जहाँ जहाँ मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है दिखाई दे वहाँ पर मोलारिटी पुट कर दे, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो गई? मोलारिटी। बाकी आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये भी यूनिट हो गया आपका किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, बने रहिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज़।